हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि अभी हम बात करेंगे हिंदू एनालिसिस 22 जून 2023 की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये टॉपिक को। सबसे पहला हम जो एनालिसिस लेंगे उसमें है मैपिंग का क्वेश्चन, जिसमें आज आपको क्या बताना है, महादया रिवर के बारे में बताना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मैंने क्या किया है, इसका एक इमेज जो है आपके सामने रख दिया है। ठीक है, महादया रिवर की। तो आपको क्या करना है, इसको मैप पे और लोकेशन को देखना है, ये कहाँ पे है। जैसे गोवा में है ये अभी, गोवा, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा के पास पड़ता है, बीच में पड़ता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन को आपको क्या करना है, मैप में देखना है। और दूसरा इसमें एक और चीज है, आज आपको इसमें कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट के बारे में भी सर्च करना है या देखना है। ठीक है, ये कहाँ पे है। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो डाइवर्ट वाटर है फ्रॉम महादया रिवर टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर नीड्स एंड बलगावी, धरवाड़, बालकोट एंड गदगिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कर्नाटक में, जिससे कि जो लोगों की जो ड्रिंकिंग वाटर की नीड है ये सब की पूरी हो सके। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है, आज मैप में देखना है और इसके बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब देखिए क्या हुआ है, अभी आपको पता है बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है जर्मन में बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, जर्मनी में। तो उसमें बात क्या की गई, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ COP28 होने वाला है, कहाँ पे, आपका दुबई में, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि किस एजेंडा पे बात की जाएगी। जो रिव्यू एंड रिफॉर्म द क्लाइमेटिक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, किस तरह से जो रिव्यू किया जाएगा और रिफॉर्मिंग किया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे, उस पे यहाँ पे बात की गई। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ पे एक चीज का नाम लिया गया, नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG। ठीक है, अब ये है क्या, व्हाट इज NCGQ। एक कमिटमेंट बनाया गया था जिसमें कि $100 बिलियन जो है वो पर ईयर 2020 से क्या हुआ, देना स्टार्ट करेंगे। कौन, डेवलपिंग नेशन को। कौन देगा, डेवलप्ड नेशन देंगे। जो डेवलप्ड नेशन है, जिन्होंने अपनी तरफ से जो कोल के प्रोडक्शन है या कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस के जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज कर चुके हैं, जिनके वजह से जो डेवलप हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं किनको देंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इसी के लिए बताया गया था कि ये $100 बिलियन जो है वो किसको ट्रांसफरिंग करेंगे, डेवलप कंट्री, आपके डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो अपनी जो मिटिगेट है उसको या जो नई टेक्नोलॉजी है उसको स्टार्ट कर सके। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसको टारगेट जो सबसे पहले सेट किया गया था वो 2009 में किया गया था, लेकिन जो एस्टिमेट किया गया था तब और अभी में कहीं ना कहीं बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, उस टाइम की जो एस्टिमेट है और आज के एस्टिमेट में बहुत सारी चीजों में फर्क आ गया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कॉस्टलियर बिलियन बन गया है और यहाँ तक कि ट्रिलियन तक भी पहुंच गया है इसकी जो कॉस्ट है। अगर बात की जाए 2015 की पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, जिसमें एक बात की गई है क्या, कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की फॉर क्लाइमेट फाइनेंशियल पीरियड 2025 से पहले इसको एक सेटिंग की जाए या सेट किया जाए। ठीक है, जिससे जो नीड है या प्रायोरिटी है डेवलपिंग कंट्री की वो कहीं ना कहीं इसमें अकाउंट हो। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि इट पुल सीलिंग ऑन कमिटमेंट फॉर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपमेंट कंट्री को कहीं ना कहीं ये पुल करेगा कि वो डेवलपिंग कंट्री की मदद करे, उनकी जो प्रायोरिटी है उसको आगे रखे, साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू कि इनकी जो फंडिंग है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करे, जिससे ये लॉस और डैमेज को कहीं ना कहीं जो टैकल कर सके। नहीं तो इनकी जो लॉस एंड डैमेज जो फंड है वो भी कहीं ना कहीं ये फेल होती हुई नजर आ रही है और डिले होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब क्यों न्यू फाइनेंशियल गोल की जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉमिसिंग है $100 बिलियन की पर ईयर की, लेकिन उसमें प्रोवाइड कितना किया गया, $83.3 बिलियन की प्रोवाइड किया गया 2020 में। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अनुसार जो ये रिपोर्ट बताया गया है कि क्या बताया गया, $83.3 बिलियन जो ही प्रोवाइड किया गया है। अगर बात की जाए, ये फिगर कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड बाय मच टू 25%। ठीक है, अगर हम बात करें कि 100 बिलियन का जो टारगेट सेट किया गया 2009 में, वो आज के टाइम पे पॉलिटिकल गोल के हिसाब से बहुत ज्यादा
हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिफाई आनी चाहिए इसकी डेफिनेशन में, क्लाइमेटिक फाइनेंस को और स्टेबिलिटी करना चाहिए और इस पे जोर देना चाहिए ताकि जो फंड बनाए गए हैं उन पे डेवलप जो नेशन है वो काम कर सके और डेवलपिंग नेशन को कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके, जिससे कि वो जो उनकी कार्बन की मिटिगेशन हो, कार्बन की जो इंटेंसिटी है उसको कहीं ना कहीं क्या कर सके, कम कर सके। अगर कार्बन की इंटेंसिटी को वो कम करेंगे, कार्बन की इंटेंसिटी को कम करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे दोनों ही चीजों को फायदा होगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो। ठीक है, दोनों के ही यहाँ पे फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार तो बढ़ते जा रहा है, वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं हमारी देश पे क्या हो जाएगी, हमारे जो वर्ल्ड पे है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत बुरा आगे तक पड़ेगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए सस्टेनेबल चीजों को करने के लिए हमें अभी से ही इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी भी बात की जाए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेवलप कंट्री की, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट हो रही है हाई कार्बन एमिशन की वजह से। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निभानी पड़ेगी। और अगर बात करें, एक स्टडी में बताया गया है कि सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट रफली 5% क्लाइमेटिक फाइनेंशियल कम फ्रॉम ग्रांट, सिर्फ 5% ही क्या आती है, ग्रांट से आती है, और बाकी जो होती है वो क्या होती है, आपकी लोन या इक्विटी के फॉर्म में आती है। अगर लोन और इक्विटी के फॉर्म में आए तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, इंटरेस्ट रेट जो होगी वो कहीं ना कहीं हाई होगी और वो जो कंट्री है वो इसके चपेट में आते रहेंगे। ठीक है, तो अब व्हाट टू डू डेवलप कंट्री से, अब डेवलप कंट्री क्या कह रही है इस बारे में कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि व्यू कलेक्टिव गोल, हमको कलेक्टिव गोल की तरफ बढ़ना चाहिए और सभी डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, इस चीज में, और साथ ही साथ वो बात करें कि नेट जीरो तक पहुंचना हमारे लिए एक अच्छी चीज है, जिससे कि हम पाथवे बना सके ऑन टू डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एंड विच कैन नॉट बी फिजिबल पे टू मिटिगेट एडप्शन लॉस एंड डैमेज अलोंग सस्टेनेबली डेवलपमेंट की एलिमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इनको कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सके, एडेप्टेशन कर सके, लॉस और डैमेज जो हुए हैं उसको कहीं ना कहीं सस्टेनेबल तरीके से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सके। और साथ ही साथ कंट्री ने ये आर्ग्यू किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी कहीं ना कहीं मोबिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं चलेगी तब तक कोई भी चीज को टैकल करना थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे भी जोर दिया जाएगा कि स्टेक होल्डर को मिलाया जाए, स्टेक होल्डर के साथ स्टेक होल्डर को भी अपने साथ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर जो है उनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाए क्लाइमेटिक फाइनेंस में। और ग्लोबल स्टॉक टेक एट COP28 विल चार्ट पाथ लॉन्ग रोड क्लाइमेटिक एक्शन, जो कि जिससे कि हमारी जो लॉन्ग रोड क्लाइमेटिक एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं हमें COP28 में देखने को मिले, इस तरह की बात की जा रही है। अगर बात की जाए व्हाट इज एट स्टेक ऑफ 2023, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि कंट्री हैज टाइटली डेडलाइन टू एग्री होने की बात की गई है NCQZ की, जो कि 2024 तक की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लो कार्बन इकोनॉमिक की जरूरत है, जिससे इन्वेस्टमेंट हो एटलीस्ट कम से कम 4 ट्रिलियन टू 6 ट्रिलियन ए ईयर की। ठीक है, एक साल में 4 से लेकर 6 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि लो कार्बन जो इकोनॉमी है वो रह सके, मेंटेन रह सके। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करने की बात की गई और फोकस एरिया जो रखा गया वो मिटिगेशन पे रखा गया है, एडेप्टेशन पे, लॉस एंड डैमेज पे, इन सब चीजों पे फोकस रखा गया। लेकिन एक्चुअली इन सब चीजों से फोकस के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जिन पे काम करना अभी भी जरूरी है, और इस प्रोसेस को अगर सब मिलकर एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इक्विटेबल और पीपल ट्रांजिशन लेवल तक पहुंचेगा और अच्छे बेटर हेल्प मिलेगी आपके लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला है आर्म फोर्स मार्क योगा डे अक्रॉस द कंट्री। क्या था, अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वेडनेसडे को क्या क्या परफॉर्म किया था, योगा। ठीक है, ऑन बोर्ड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत कोची। जो यहाँ पे क्या आपको करना है, आपको INS विक्रांत के बारे में आपको स्टडी करनी है, यानी कि INS विक्रांत के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, गूगल सर्च करें या कैसे भी करें वो आपकी मर्जी। INS विक्रांत के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, विक्रांत, तो ये क्या है जान लेते थोड़ा सा। एक्चुअली ये इंडियन नेवी द्वारा जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि आपके लगभग 80% चीज जो है इंडिया से ही जो डेवलप हुए उन्हीं को ही लगाया गया है, और जिसने पुराने विक्रांत को आपको क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ 120 अग्निवीर जो है वो भी कहीं ना कहीं 9th इंटरनेशनल योगा डे में सेलिब्रेट किया है। तो कब मनाया जाता है, 21
आपके जून को मनाया जाता है। और अभी की बात की जाए तो ये कौन सा एडिशन है, 9th जो है योगा डे सेलिब्रेशन किया गया है। ठीक है, एज 3 आर्म सर्विस वेंट ऑल मार्क डे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे तीनों आर्म सर्विस में भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन दिखती है। ठीक है, तो यही चीज बस बात की गई है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखिए क्या है, इंडिया को इस टाइम पे कहीं ना कहीं ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत है इंपोर्ट करने की, और इन स्टेबिलिटी के कारण से जो रसिया की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि LNG आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है हमारे देश में सबसे ज्यादा की। ठीक है, अगर बात की जाए इंपोर्ट की तो इंपोर्ट उतनी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, वे ढूंढना पड़ेगा, हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जो LNG की सप्लाई है उसको मेंटेन रख सके। और अगर सप्लाई आपकी ठीक रहेगी, सप्लाईज अगर आपकी ठीक रहेगी तो फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो लिक्विडिटी है, स्पेकुलेशन है, वो देखने को कम मिलेगा, और इसका असर कहीं ना कहीं अदर चीजों पे भी पड़ेगा। अगर आपकी एक चीजें महंगी होती है, ये क्या होती है, एक चेन बनी हुई है, अगर एक चीजें भी आपकी महंगी होती है तो वो दूसरे को इम्पैक्ट करती है, अगर दूसरा इम्पैक्ट हो रहा है तो तीसरे को वो इम्पैक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इन्फ्लेशन की तरफ आगे बढ़ता है। और स्पेकुलेशन होना ठीक है, लेकिन लिमिट के अनुसार होना सही है। अगर ज्यादा अमाउंट में स्पेकुलेशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए खराब है। तो यही चीज यहाँ बात की जा रही है कि जो इंडिया क्या कर रहा है, MOU साइन किया है पेट्रोलियम LNG, जिसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कितना, 2.5 बिलियन इन टेलुरियन इंक्लूड ड्रिफ्टवुड LNG प्रोजेक्ट में, जो कि यूएस प्रेसिडेंट, जो पहले की यूएस प्रेसिडेंट और मोदी ने इस चीज के ऊपर MOU साइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंसर्न क्या है कि मार्केट की स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी। मार्केट की स्टेबिलिटी एक्चुअली में बनी रहेगी अगर हम कोलैबोरेशन ठीक तरीके से कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से स्पेकुलेशन जो है ज्यादा बढ़ने की चांसेस बढ़ रही है। तो स्पेकुलेशन होने के कारण से यहाँ पे जो सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती है, और मार्केट जो आपकी चलती है वो किस वजह से चलती है, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। अगर सप्लाई डिसरप्ट हुई तो कहीं ना कहीं डिमांड अगर बढ़ रही है, और सप्लाई डिसरप्ट हुई तो इन्फ्लेशन होना श्योर है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दोनों चीज को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी कि आपको सप्लाई भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और आपको सप्लाई के साथ साथ डिमांड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर दोनों ही चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो तो आगे हमारे लिए सस्टेन करना प्रॉब्लम हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए यूक्रेन वॉर की वजह से LNG मार्केट एंड डिसरप्टेड रशियन जेजपोरन LNG सप्लाई टू इंडिया। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वॉर के कारण से इस तरह के सामना जो है हमें करना पड़ रहा है। LNG जो है सप्लाई हो रहा है एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 26% इक्विटी स्टेक इन LNG एक्सपोर्ट एंड स्पेकुलेशन ग्रो, मोदी गवर्नमेंट शुड रिवाइव द ट्रम्प एरा डील टेलुरियन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को समझ के रखना है। आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पे उत्तराखंड का नाम आया, तो उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आपको लिखना है कमेंट में। ठीक है, कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, जितने भी है आपको टाइगर रिजर्व के नाम बताने हैं। ठीक है, चलिए क्या हुआ है, 16 टाइगर जो है डेड पाए गए उत्तराखंड में। कब से, जनवरी से बात की जा रही है, जनवरी से। और ये भी रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी है उन्होंने दिखाया कि 12 कैट्स जो है वो डाइड हुए हैं स्टेट्स में सिंस जनवरी से, वाइल ऑफिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 मोर और रिपोर्टेड, और 4 को भी जोड़ा गया। पहले तो 12 देखे गए थे, अब और 4 जोड़ा गया, टोटल मिलकर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इसका कोई एक पर्टिकुलरली रीजन नहीं बताया गया, लेकिन एक्सीडेंट जो हो गया है वो एक्सीडेंट की वजह से, मेजर रीजन जो बताया जा रहा है वो एक्सीडेंट बता रहा है। एक्सीडेंट की वजह से ज्यादा जो है जो टाइगर है उनकी डेथ हुई है। ठीक है, चलिए आपको, हाँ एक और चीज आपको सर्च करनी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी NCTA। ठीक है, ये कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको सर्च करके बताना है। चलिए आगे हमारा इंडिया क्लीन 8 प्लेस टू 127
इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। देखो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात की गई है। यहाँ पे कौन रिलीज करता है इसके रिपोर्ट को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जिसमें कि इंडिया का जो पोजीशन आया है 127 आया है, कितने में? आउट ऑफ 146 में। ठीक है, तो यहाँ पे आइसलैंड जो है पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश की बात की जाए 59% पोजीशन पे, भूटान की 103, चाइना की 107, श्रीलंका 115, नेपाल की बात की जाए 116 और इंडिया 127, पाकिस्तान 142 की कंडीशन पे आ चुका है। ठीक है, केवल अगर बात की जाए 36.7 पैरिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, अगर बात की जाए कंट्री में अटेंड पार्टिसिपेंट इनरोलमेंट अक्रॉस लेवल ऑफ एजुकेशन के लेवल में इनरोलमेंट हुआ है, इंडेक्स जो है पाकिस्तान का कहाँ पे? 142 पे, और बांग्लादेश की बात करें 59 पे। इस तरह से अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, इंडिया ने रजिस्टर किया है 25.3% का। ठीक है, पैरिटी, और वुमेन की जो एमपी जो बने हैं वो कितना है? 51.1%। ठीक है, और अगर बात करें कि 1.9% जो है पॉइंट इंप्रूवमेंट हुआ है किसमें? सेक्स रेशियो इन बर्थ में, ड्राइविंग। ठीक है, पैरिटी में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसको रिलीज कौन करता है? ग्लोबल इंडेक्स, और इसकी कितनी हमारी प्लेस आई है 2022 में, और 21 में कितनी थी? 22 में कितनी थी? 22 में आपकी थी 135 रैंक थी। ठीक है, 22 में आपकी 135 थी, 23 में कितना है आपका? 127। ठीक है, 127। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडस्ट्री आइज एक्सेस टू गति शक्ति। क्या बताया जा रहा है? देखिए, गति शक्ति क्या है? एक मास्टर प्लान है। गति शक्ति क्या है? एक मास्टर प्लान है, और यहाँ पे एक्सेस करने की बात की है गति शक्ति पोर्टल की, जो क्या करेगा? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बूस्ट देगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है गति शक्ति। अगर बात की जाए, जो पोर्टल है, पोर्टल डाटा है स्पेनिंग मल्टीपल मिनिस्ट्री एंड कुड डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वहां से डायरेक्टली जो मल्टी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है की कनेक्टिव प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे प्लेटफॉर्म बिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेके आते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए। जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे मान लो आपको सड़क बनना है, सड़क में पाइपलाइन बीचनी है, खड्डे हैं, तो उसको भरने का काम एक मिनिस्ट्री का, एक दूसरे मिनिस्ट्री का, दूसरा काम है दूसरे मिनिस्ट्री का। तो इस तरह से क्या किया है? इसको इंक्लूड किया गया 16 मिनिस्ट्री को एक साथ में। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके? हर एक डाटा को एक्सेस कर सके, डिटेल मैप बन सके, इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीजों को पे काम आ सके। ठीक है, और जिससे कि टाइम की रिड्यूसमेंट सबसे ज्यादा होगी, और लोगों की इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा बढ़ेगी तो वो क्या चाहेंगे कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम और इस फील्ड में और ज्यादा करें। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, सिर्फ लॉजिस्टिक हेल्प में ही नहीं, बल्कि हमें प्लान करेगा ऑपरेशन इन फ्रेश कैपिटल स्पेंडिंग के लिए। जो भी एलाइड सेक्टर, इनके साथ जो भी सेक्टर जुड़े हुए हैं उनमें भी क्या करेगा? ये आपका कैपिटल स्पेंडिंग को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? देखिए, कहीं पे भी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड वो होता है जिसमें कि आपकी नई कंपनी, न्यू फ्रेश कंपनी जो है स्टार्ट हो रही है। ब्राउन फील्ड यानी कि एक पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर कोई पार्ट खोले जाते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट खोले जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। एम्प्लॉयमेंट, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा तो वो क्या करेंगे? वो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी? ग्रोथ करेगी। और ग्रोथ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वो वर्किंग पॉपुलेशन जो होगी वो भी बढ़ेगी, जिसके कारण जीडीपी जो होगी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप इस मास्टर प्लान को भी लिख सकते हो और ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज बताया गया है किस तरह से लॉजिस्टिक्स सेक्टर ही नहीं, सिर्फ और भी बाकी सेक्टर भी हमारे में यहाँ पे हेल्पफुल करेंगे। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्या होते हैं? लॉजिस्टिक्स सेक्टर वो होते हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर, जहां पे आपको मान लो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, ए से बी पॉइंट तक पहुंचना है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आप क्या क्या चीज ले रहे हो वो है लॉजिस्टिक। अगर मान लीजिए आप शिप में
ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ओके आपके लॉजिस्टिक। ये कितना कन्वीनियंट है वो उस पर डिपेंड करेगा आप किस एरिया में जा रहे हो, किस जगह पे जा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रसिया ऑयल परचेसेस स्किल न्यू रिकॉर्ड। देखिए क्या हुआ, इंडिया और रसिया की जो ऑयल परचेस है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया, 1.9 मिलियन बैरल पर डे बढ़ गया है और 80% हम लोग अभी भी इससे बाय कर रहे हैं। और रसिया जो वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर और इंपोर्टर है कौन, आपका इंडिया, जो कि बाय करता है मोर देन 80% ऑफ ऑयल ओवरसीज में, मतलब बाहरी देशों से। इंडिया का अगर बात करें, रसिया से सिर्फ 40% से ऊपर जो है बात की गई है, क्रूड इंपोर्ट बात की गई है। ठीक है, जो इंपोर्ट करता है रसिया से वो 40% के लगभग है। ठीक है, इंडिया का जो इराक से है वो 8 लाख 1 मिलियन पर डे है। ठीक है, जो कि कम हुआ है 13.7%। सऊदी अरेबिया से 15 पॉइंट कम हुआ है, 15%। ठीक है, तो ये क्या बताता है, कहीं ना कहीं रसिया हमारे लिए आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। रसिया की इम्पोर्टेंसी क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे रसिया अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर हमारा सपोर्ट है तो इसका मतलब क्या, उसके पास डॉलर की जो कमी है उसको कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। जब पूरा कर रहे हैं तो रसिया क्या है, हमारा एक अच्छा फ्रेंड के रूप में रहा है। जब फ्रेंड के रूप में रहा है तो ये हमारे लिए दोनों ही जरूरी है, यूएस भी और साथ में रसिया भी, दोनों ही प्लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, अगर आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात की जाए इंडिया में, तो इस तरह की अगर इंडिया की यहाँ पे आपकी पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका चाइना है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दोनों ही कंडीशन में बहुत बुरी बनी हुई है। ठीक है, ना तो अच्छे चाइना के साथ चल रहा है और ना ही आपके रसिया के ये पाकिस्तान के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रसिया एक अच्छा दोस्त बन सकता है और साथ ही साथ यूएस भी एक अच्छा दोस्त बन सकता है, जिससे कि हम इनके पावर से यहाँ पे डेटरेंस जो है यहाँ स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अगर मेन चीज है, अगर डेटरेंस रहा, डर रहा किसी के अंदर कि इसके पास ये चीज है, इसके पास वो चीज है, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे पास आने से थोड़ा सा डरेंगे, यानी कि लड़ाई करने से पहले सोचेंगे। अगर होता है ना एक, अगर कोई पहलवान आदमी है उससे पहले ही क्या होते हैं, लोग डर के अगर चले जाएंगे, उससे देख लेंगे पहलवान आदमी को, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो डर बैठ जाए, अरे ये तो बहुत मारेगा हमें। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बना रहता है। तो रसिया के लिए हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है अपनी इंटरेस्ट। अगर हम अपनी इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में हमारी क्या है कि हमें परचेज करनी है तो करनी है। ठीक है, हम ना किसी की सुनेंगे। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लास्ट आर्टिकल है आपका, इंडिया अनेबल टू फुलफिल 30% ऑफ जॉब सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। क्या हो रहा है, साइबर क्राइम आज के टाइम पे कितना बढ़ गया है। ठीक है, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, लेकिन उसकी जो वर्कफोर्स है क्या वो हमारे पास सफिशिएंट है, क्या उतने स्किल लोग हैं? तो जवाब है कि भैया अभी इस चीज की हमारे कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को, यानी कि जो हम रिक्रूट कर रहे हैं जिसको भी, उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी एजुकेशन में भी इस चीज को कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को क्या करें, इनहेंस कर सके। अगर स्किल इनहेंस होगी तो कहीं ना कहीं ये वर्क जो है वो और अच्छी तरह करेंगे और लोगों की क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है सबसे पहले तो हमें कोई मैकेनिज्म बनाना कि किस तरीके से हमारी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को रिक्रूट करें, और क्वालिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनके जो टेक्नोलॉजी है उसको हैंडल करना होना चाहिए, स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और जो इनके बीच में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अवेयरनेस भी आज के टाइम पे जरूरी है। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, हमारी साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सेफ नजर आएगी। लेकिन सिर्फ 30% साइबर सिक्योरिटी जॉब है और बाकी मतलब खाली पड़ी है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छी स्किल नहीं है। देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट उस हिसाब से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें जरूरी है इसके ऊपर काम करना, ताकि हम अपने जो इम्पैक्ट हो, इस चीज के इम्पैक्ट को क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, अगर नहीं तो ये आगे के टाइम पे आने वाली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे बात कीजिए, ओवर 2000 अटैक एवरी वीक इन Q1 2023 की बात की है, तो यहाँ पे बताया गया 18% इंक्रीज हुआ कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर।
ठीक है, पिछले साल से 18% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब सोचिए, अगर मान लीजिए 2050 तक जाएंगे तो कितना परसेंट हमारा साइबर सिक्योरिटी का खतरा इंक्रीज होएगा। तो उसके लिए हमें वर्कफोर्स चाहिए, उसके लिए हमें स्किल मैन पावर चाहिए। तो स्किल मैन पावर के कैसे आएगा? अगर हम अपने एजुकेशन लेवल को ठीक करेंगे, हम अपने टेक्नोलॉजी लेवल को ठीक करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम जो है कमी आएगी। अगर हम बात करें जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, उसमें सबसे ज्यादा टारगेट दिखा गया 7.7 अटैक जो है यहाँ पे परसेंट जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आई होप कि आज का आपको न्यूज एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।